सुप्रीम कोर्ट में आधार के खिलाफ एक केस चल रहा था। तो आधार वाज द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। हर इंटरव्यूअर के साथ बार बार बात करना, गोइंग ओवर द सेम फैक्ट्स विद देम ओवर एंड ओवर, क्योंकि पहली बार जब आप किसी से बात करते हैं तो वो एक चीज़ कहते हैं, उन्हें एक चीज़ याद आती है। आप दूसरी बार जाते हैं, दे रिमेंबर इट स्लाइटली डिफरेंटली। इन लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाई हैव यू फोकस्ड ऑन हिंदूज इन दिस बुक? आपने मुस्लिम्स पे फोकस इतना क्यों नहीं किया? व्हाई आर मुस्लिम्स विक्टिम्स इन दिस बुक? वेयर आर द हिंदू विक्टिम्स इसमें? इससे मैं आई हैव वन थिंग टू से कि जब आप इस इंडिया में किसी भी देश में, यू हैव टू नोटिस पावर कहाँ पर है, किसके पास है, इम्बैलेंस कहाँ पर है। यू हैव टू एक्सप्लोर कि अगर आपकी टीम पावर में है, यू शुड सी व्हाट इज दैट टीम डूइंग। इट शुड नॉट बिकम कम्युनल कि आपको भी पता है इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात सुनूं और इनकी बात सुनूं। इक्वालिटी का मतलब ये है कि मैं आपकी बात सुनूं, इनकी बात सुनूं और फिर मैं एनालाइज करूं कि कौन कौन सही है, कौन गलत है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स। और इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब क्या? यू कैन गेस व्हाट इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स। वो असम में जाकर दे वर टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स, तो फिर मैंने लोगों से बात की असम में कि व्हाट डज इन्फिल्ट्रेटर्स मीन। तो आई मेड श्योर कि बिफोर आई राइट डाउन द वर्ड अपने किताब में, आई शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स का कहते हैं, व्हाट डज ही मीन बाय इन्फिल्ट्रेटर्स, आपको क्या लगता है? तो जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, भाई इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स मुस्लिम्स ओनली। नमस्कार, साहित्य तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और मेरे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं राहुल भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। राहुल जी की एक पुस्तक आई है, द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, द अनमेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। यह किताब जब मेरे हाथ में आई तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आया, द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। और जब इसके आवरण को हमने देखा तो इसमें बाइक पर सवार कुछ लोग हैं, पीछे आग जल रही है और उनके हाथ में कुछ असलहे और झंडे जैसी कोई चीज़ भी है। किताब मैंने पढ़ी, द अनमेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी इसका टैग लाइन है, और मुझे लगा कि राहुल जी से बात करनी चाहिए कि इस किताब की ज़रूरत अभी क्या थी। हालांकि उन्होंने अपनी भूमिका में बहुत सारी बातें बताई हैं और 5 अध्यायों में एक ऐसी किताब है ये जिसके बारे में कहा गया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है भारत के लिए बहुत सारे वर्षों में, मतलब पिछले कई सालों में या दशकों में कहिए। जो एक महत्वपूर्ण किताब है जिसको पढ़ा ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस किताब के लिए बधाई। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आया कैसे? ये किताब कैसे आई? पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा। तो ये आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो शब्द हैं यहाँ पे, ये एक प्ले ऑन वर्ड्स है। ये किताब शुरू हुई थी 8 साल पहले, जब मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था। थॉमसन रॉयटर्स की एक वायर कंपनी है, तो मैं उनके लिए वहाँ पर मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था। और उस वक़्त क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में आधार के खिलाफ एक केस चल रहा था। तो आधार वाज द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे दोस्त थे हमारे जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और उन्हें पता था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्म राइटर था। लॉन्ग फॉर्म मतलब वी यूज्ड टू राइट 5000 to 15,000 वर्ड के स्टोरीज़। और मैगज़ीन जो है कैरवान, मैं उनके लिए मैं लिखता था पहले, तो वहाँ पर तो लॉन्ग फॉर्म ही चलता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, तुम इसके बारे में लिखो, थोड़ा देख लो अगर कुछ है यहाँ पे। तो
मैंने रिपोर्टिंग शुरू की इस मामले में, एंड जो मुझे मिल रहा था, मटेरियल जो था, मैंने सोचा कि आई कैन नॉट होल्ड अ जॉब एंड डू दिस रिपोर्टिंग। तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम मैंने ये शुरू किया रिपोर्टिंग करना। अब क्या हुआ, 3-4 साल के बाद मैं रिपोर्टिंग करते जा रहा था, और एज आई वॉज फाइंडिंग द ओरिजिन स्टोरी कि है क्या, क्योंकि ओरिजिन स्टोरी सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता है। आधार स्टार्टेड इन 2009 ऐसे नहीं है। उसके पहले जो आइडियाज़ होते हैं, व्हाट बिकम्स एन आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, वो आइडियाज़ कहाँ से आए, कैसे आए। तो उसके एक्सप्लोरेशन में मुझे एक आदमी मिले। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते थे ईयर 2000 में, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखिए, ये आइडिया जो था वो एल के अडवाणी से आया था। तो मैंने फिर कहा कि वाई डिड इट कम फ्रॉम एल के अडवाणी, वाई नाउ, व्हाट वाज ही थिंकिंग, और उनकी सोच क्या थी। और जब मैंने वो थ्रेड जो है, उसका धागा जो है, मैंने वो खींचना शुरू किया, then it led me to a different kind of identity project कि who is an Indian। तो that is the meaning। किताब की शुरुआत बहुत ही एक पोइटिक फॉर्म में मैं कहूँगा, हालांकि वो बहुत चौंकाने वाली कहानियाँ हैं और मुझे लगता है कि उनसे बहुत सारे लोग दो चार हो रहे होंगे। हमारा जो वर्तमान समाज है उसमें हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्व को लेके एक गौरव का भाव है, एक बहुत ऑनर का भाव पिछले दिनों डेवलप हुआ है लगातार। आपका कहना है कि जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे थे और जो लोग बहुत ज़्यादा उग्र नहीं थे, वो दिनों दिन धीरे-धीरे उनके अंदर एक बँटवारे का भाव या अपनी पहचान को लेके कट्टरता का भाव आता जा रहा है। आपने इसी से बात शुरू की है कि वे लोग जो हमारे पड़ोसी थे, वे लोग जो हमारे परिचित थे, जिनको हम बचपन में बहुत अच्छे ढंग से देखते थे, वो कभी ऐसी बातें करते थे कि उनके पास जाओ तो बहुत खुशी होती थी। कुछ एक अपनापे का भाव था। जी। पता नहीं क्या हुआ, आपने उसको बाद में विस्तार से इस किताब की भूमिका में लिखा है कि इस किताब को लिखने की जो आवश्यकताएँ थी, उनमें मैं ये तलाशने की कोशिश कर रहा था कि इनके मन में ये दुराव की बात कहाँ आई। मैं चाहूँगा कि जो इस किताब के जो प्रोजेक्ट आपने लिए हैं, एक तरह से राहुल जी ने बताया जो अपनी बातचीत में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इन्होंने अपनी तरफ से लिख दी है। हर बात के पीछे कोई न कोई केस स्टोरी है, कोई न कोई लोग हैं, कहीं न कहीं किन्हीं लोगों से बातचीत की गई है, उनके पीछे के कारणों को तलाशा गया है। तो ये रिफ्यूजी जो टिन रूफ रिफ्यूजी से बात मैं शुरू करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हर चैप्टर के बारे में थोड़ा-थोड़ा अंश, क्योंकि वैसे तो मैं चाहूँगा ये किताब ऐसी है कि इसके प्रकाशक से भी मैं कहूँगा कि वेस्टलैंड बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है और कॉन्टेक्स्ट ने इसको छापा है। हिंदी में ये किताब आनी चाहिए कायदे से। ये भारत के लोगों के लिए है। दुनिया के लोग जाने कि भारत में आइडेंटिटी प्रोजेक्ट क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के लोग भी जानें कि दरअसल जी। चल क्या रहा है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले चैप्टर से ज़रूर। जी। दरअसल यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये टिन रूफ रेफ्यूज जो है, ये है दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, ये उस बात पर है। ये एक इन्वेस्टिगेशन है और रिपोर्टाज है, और मैं ये कहना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट कि ये किताब जो है, ये
8 साल से सोचता आ रहा हूँ, लिखता आ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 8 साल लगे? इसका मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, इसमें गए थे, और आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, बहुत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने देखा। न्यूज़ सोर्सेज़, बहुत सारी जगह से मैंने न्यूज़ सोर्सेज़ निकाले, और इन सारी चीज़ों को मैंने कोलेट करके ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर देखा कि भाई इसमें पैटर्न क्या है। तो काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा, इसीलिए इतना वक्त लगा। और अपनी रिपोर्टिंग भी चल रही थी उस टाइम पे, तो सारे इंटरव्यूज़ जो थे फ़ोन पे नहीं थे, वो मैं लोगों से आकर मिल रहा था। बॉम्बे से दिल्ली हर हफ़्ते, हर 2 हफ़्ते में आता था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और लोगों से मिलता था। अब इस टिन रूफ रेफ्यूज में ये है चैप्टर, ये फर्स्ट सेक्शन में है, सेकंड चैप्टर है। इसमें मैंने अपने ये जामिया के स्टूडेंट्स से मिलकर मैंने बात की थी कि भाई जब ये CAA NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे दिसंबर 2019 में, तो उस वक्त क्या हुआ? आपकी लर्निंग जो है, आपकी एजुकेशन क्या थी इस मामले में, कि हाउ वुड इट अफेक्ट यू? आपको कैसे पता चला, और हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? और ये प्रोटेस्ट्स जो थे, व्हाट वाज द शेप ऑफ द प्रोटेस्ट्स? जब पुलिस रिएक्ट कर रही थी तो उनका रिएक्शन क्या था? तो मैं एक तस्वीर पेंट करना चाहता था। आई वांटेड टू पेंट अ पिक्चर बिकॉज एज अ राइटर, व्हेन पीपल रीड अ पीस ऑफ वर्क, जो भी राइटिंग है, यू वांट देम टू इमेजिन, कि यू वांट टू ट्रांसपोर्ट देम, आप उन्हें वहाँ ले जाना चाहते हो। यू वांट टू शो देम कि भाई इस रास्ते पे ऐसा हुआ, इस मंदिर में ऐसा हुआ, उस मस्जिद में ऐसा हुआ। जब लाठी लगी, यू वांट पीपल टू फील व्हाट इट फेल्ट लाइक। तो जो दर्द जो है, यू वांट देम टू फील इट। तो दैट वाज माय अप्रोच। तो इसीलिए इतने इंटरव्यूज़ हुए, और हर इंटरव्यूई के साथ बार बार बात करना, गोइंग ओवर द सेम फैक्ट्स विद देम ओवर एंड ओवर। क्योंकि पहली बार जब आप किसी से बात करते हैं तो वो एक चीज़ कहते हैं, उन्हें एक चीज़ याद आती है। आप दूसरी बार जाते हैं, दे रिमेंबर इट स्लाइटली डिफरेंटली। तीसरी बार समथिंग मोर कम्स आउट। तो ये एक प्रैक्टिस है। तो एज आई वाज डूइंग दैट, पहले चैप्टर में वो मुझे बता रहे थे कि दिस वाज आवर रिएक्शन टू CAA NRC। उन्होंने मुझे बताया कि द प्रोटेस्ट्स बिगैन, और पुलिस का रिस्पॉन्स ऐसा थोड़ा ब्रूटल था, और थोड़े लोग थे वो इंजर हुए, एक एक आँख में थोड़े अंधे हो गए थे। देयर इज़ अ फेमस वीडियो, एक लाइब्रेरी है जामिया में, सॉरी स्टडी रूम है जामिया में, और उसके अंदर जाकर सारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे थे, वहाँ पे बैठकर पढ़ रहे थे, दे हैड नथिंग टू डू विद द प्रोटेस्ट्स आउटसाइड, लोग अंदर जाकर बहुत पीटा उन्हें। हाँ, उसकी तो फुटेज भी अखबारों में बहुत सारी, वो वीडियोस, वो जी डॉक्यूमेंट्स है। मैं राहुल एक जी चीज़ जानना जी चाहता हूँ कि आपने आधार से बात शुरू की थी, जी और आपका कहना था कि ये आइडिया लालकृष्ण आडवाणी के दिमाग में यस आया था, जी और उसका एक सेट पैटर्न था। मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे। एक सवाल है कि अगर ये आडवाणी के पैटर्न पर चला हुआ प्रोजेक्ट था, तो आडवाणी खुद क्यों हाशिए पर आज हो गए वर्तमान में? ठीक है। हम्म, और दूसरा सवाल मेरा है कि एक बड़ा वर्ग जो आज के समय में अग्रेसिव है, आक्रामक है, जिसको तलाशने की आप कोशिश कर रहे हो, वहीं से मैं बात शुरू करूंगा जो आपके इंट्रोडक्शन में है कि वो अंकल जो टूथ ब्रश करते हुए छोटे बच्चों को देख के उनकी तरफ, उनको एक तरह से घर का बच्चा, पड़ोसियों को भी प्यार देते थे। उनके अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब आप कभी किसी पड़ोसी के घर में जाओ आज के समय में, तो हिंदू और मुसलमान के अलावा उनके पास कोई विषय आज की तारीख में बात करने का नहीं है। और अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो राम मंदिर की बात होगी, उससे आगे बढ़ेंगे तो मतलब जो बुनियादी समस्याएं हैं इस देश की, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, उन पर बात ना हो के
पूरा का पूरा समाज इस तरह से विभक्त क्यों हो गया कि वो हर जगह जिधर भी जाओ उस तरह की, एक तरह से मैं कहूँगा, कैद में फंसता जा रहा है। जी। तो आई विल टर्न टू सेक्शन 2। जी। सेक्शन 2 में मैंने रिसर्च किया है अबाउट कम्युनलिज्म के जो आइडियाज़ है वो कहाँ से आए हैं। और यू कैन गो बैक इन हिस्ट्री, आप 500, 600, 700 साल जा सकते हैं पहले, लेकिन मैंने शुरू किया है विथ आर्य समाज के साथ। अब आर्य समाज कुड नॉट बी सीन एज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर आइडियाज़ चेंज, दे बिगिन इन वन वे और 100 साल बाद वो कुछ और बन जाते हैं। और उस टाइम पे जो जैसे उनके गौ रक्षक के जो कमिटीज़ थे, समिति थे, यू कैन सी कि वो बदलते हैं, वो कुछ और बन जाते हैं। जब वो वेदास के बारे में वो एक दूसरे को सिखाते हैं, दैट बिकम्स समथिंग एल्स, कि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ प्राइड। और छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि 5000 साल पहले हमारे पास रॉकेट्स थे, मिसाइल्स थे, टेलीफोन थे, एयरप्लेन थे। तो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मिस इन्फॉर्मेशन जैसा बन जाता है और वो फैलता है यहाँ वहाँ। तो दीज आइडियाज दे स्प्रेड इन अ पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग टाइम। 100 साल इज एक्चुअली ज़्यादा वक्त नहीं है 100 साल, लेकिन दूसरी तरफ से इट इज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर एन आइडिया टू स्प्रेड। तो रही कम्युनलिज्म की बात, आई थिंक कम्युनलिज्म थी यहाँ पे हमेशा। आपको अगर आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे मलबार हिल में, बम्बई में, अगर आप मुस्लिम हैं और आप घर ढूंढ रहे हैं, आपको घर नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। अगर आप नॉनवेज कहीं खाना चाहते हैं तो नहीं खा सकते यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कंसिडर कम्युनलिज्म। फैमिलीज़ में वो जो एक बात करने का तरीका रहता है इनके बारे में, या यार ये लोग ऐसे जीते हैं, वैसे जीते हैं, फॉर मी दिस इज़ ऑल कम्युनलिज्म। फॉर मोस्ट पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट इज़ एक्चुअली नॉर्मल कि हाँ ऐसे मतलब हमेशा बात करते आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आई थिंक 2014 के आसपास इट सीम्स लाइक जो ये रेटोरिक थी, बैकग्राउंड रेटोरिक जो चल रही है, वो बढ़ गई। द वॉल्यूम बिकेम मच लाउडर। और उसमें जो आई थिंक, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ एनालाइज कर रहा हूँ, आई कुड बी वेरी रॉन्ग, पर जो व्हेन द रिटोरिक चेंजेस, उस टाइम पे लोग, पीपल फेल्ट सेफ कि हम बाहर आकर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो बदल गए हैं थोड़े। नाउ इट्स ओके टू से दिस। तो वो कहने लगे। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो जो जहर है, पॉइजन है, वो फैलता गया। और हमें पता नहीं ना लोग क्या देख रहे हैं अपने फ़ोन पे, तो यू डोंट नो। तो ये मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, टीवी से आ रहे हैं, प्रिंट से आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये सब रीइंफोर्स होता जा रहा है। सो आई थिंक इट केम फ्रॉम देयर। मुझे अभी भी पता नहीं है व्हाट द इफ़ेक्ट ऑफ ईच मीडियम इज़। तो इसीलिए आई वांटेड टू सी कि ये कहाँ से आया। आई वांटेड टू बिल्ड अ हिस्ट्री कि ये आइडियाज़ जो हैं कहाँ से आया। देखिए मुझे सब कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ पता नहीं है, लेकिन टुगेदर वी नो मोर देन मी, वी नो मोर देन यू। तो इसीलिए मैंने कहा कि एट सम पॉइंट मुझे ऐसे लगा कि ये किताब जो है कैन बी अ बेस ऑफ सम काइंड। आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज मिल सकता है इसमें। ऐसे मैंने कॉन्शियसली नहीं लिखा, लेकिन लिखकर मुझे ऐसे लगा कि हाँ हिस्ट्री है इसमें। आई एम क्यूरियस अबाउट इट। और मे बी आपको कुछ पता है, आप पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे समझ में आया ये कैसे और इस क्यों हुआ किताब है। की एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। ये कहीं भी आपको पास्ट की तरफ नहीं ले जाती है, और केवल शब्द की, ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि शब्दों की बाजीगरी है, केवल शब्द ही हैं या केवल विचार हैं।
आप एक फैक्ट्स रखते चले गए हैं और एक तरह से आप अपने सामने जो घट रहा है और जिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी बातचीत को रख रहे हैं। जी। इस मामले में ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है अपने सामने घट रही चीज़ों का। नो डाउट इसमें आप सफल रहे। मेरा एक सवाल इस किताब को पढ़ते हुए और भी मेरे दिमाग में आया कि ये जो दूसरा पक्ष, एक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट तो चलिए मैं मान लिया कि हिंदूज़ जो है वह इस तरह से हिंदुओं के बीच एक भावना आई। उसका आपने जो कारण दिया है, उसके पीछे जो भी संस्थाएँ रही हों, संगठन रहे हों, विचार रहे हों, व्यक्ति रहे हों। मुस्लिम समुदाय ने इन घटनाओं को किस रूप में देखा? अभी वो कहाँ हैं? और क्या इस दौरान आप इस बात को समझ पाए कि आने वाले समय में अ, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वे हिंदुओं की तरह से ज़्यादा कट्टरता की तरफ बढ़े या उन्होंने अपने को एक सुरक्षित आवरण की तरफ रखा या अभी जो शांति है लगती है उस समुदाय में मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। दंगों की जो बात होती है कि दंगे बहुत कम हुए हैं, मुझे बराबर लगता है कि दंगे कम होने में केवल ये नहीं है कि कोई सरकारी व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था का की बड़ी भूमिका है। अगर व्हाट्सएप और फेसबुक ने एक तरह की कट्टरता किसी जमात में बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को अवेयर भी किया है। उनको ये पता है कि हम क्या करेंगे, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी। और बतौर कम्युनिटी जो है शायद वो ज़्यादा संगठित हों या ज़्यादा समझदार हों। जी। मुझे आपसे जानना है कि इस दौरान चूँकि आप तो मिल ही रहे होंगे, जी, मैंने काफ़ी किताब में भी उसका ज़िक्र है। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ। लेकिन मैं आपको भी पता है देयर इज़ अ क्या कहते हैं, एक एक तरह का घमंड नहीं, बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन स्पीकिंग फॉर एन एंटायर कम्युनिटी, सही बात। वेदर हिंदू या मुस्लिम। लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाई हैव यू फोकस्ड ऑन हिंदूज़ इन दिस बुक? मैं आई विल जी, जी। कम टू योर क्वेश्चन। जी, जी। लेकिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाई हैव यू फोकस्ड ऑन हिंदूज़ इन दिस बुक? आपने मुस्लिम्स पे फोकस इतना क्यों नहीं किया? व्हाई आर मुस्लिम्स विक्टिम्स इन दिस बुक? वेयर आर द हिंदू विक्टिम्स इसमें? इससे मैं आई हैव वन थिंग टू से कि जब आप इस इंडिया में, किसी भी देश में, यू हैव टू नोटिस पावर कहाँ पर है, किसके पास है, इम्बैलेंस कहाँ पर है। यू हैव टू एक्सप्लोर कि अगर आपकी टीम पावर में है, you should see what is that team doing. It should not become communal कि इक्वल, आपको भी पता है इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात सुनूं और इनकी बात सुनूं। इक्वालिटी का मतलब ये है कि मैं आपकी बात सुनूं, इनकी बात सुनूं और फिर मैं एनालाइज करूं कि कौन कौन सही है, कौन गलत है। ये बात भी तो है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में, स्पेशली फर्स्ट सेक्शन में, मैंने बहुत लिखा है, मैंने स्टोरीज जमा किए हैं और मैंने एक नैरेटिव थ्रेड किया है, बनाया है कि इस गली में ये हुआ, उस गली में वो हुआ। अब जब मैं इनसे मिल रहा था, मेरे लिए तो अभी ये किताब है तो मैं कह सकता हूँ कि अभी किताब में कैरेक्टर्स हैं। जब मैं इन किताब के कैरेक्टर्स से मिल रहा था तो मुझे कोई जो एक्सट्रीमिज़म जो है, वायलेंस के कारण वो थोड़े एक्सट्रीम हो गए, वो मुझे नहीं लगा। मे बी कहीं है, आई डोंट नो। जब मैं उनसे मिल रहा था, मुझे बस यही बात लगी कि ये लोग भारत के नागरिक हैं और उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और 2, 3, 4 महीने के बाद जब मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, मेरे मन में एक दिन मैं मुस्तफ़ाबाद में चल रहा था कहीं पे और देख रहा था कि लोग किस हालात में रह रहे थे वहाँ पे। मुझे ऐसे लगा कि अगर इस देश में एक आदमी सेफ़ नहीं है, तो कोई भी सेफ़ नहीं है। नाउ व्हाट डज़ दिस मीन फॉर दिस बुक एंड फॉर मुस्लिम्स? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ राइट्स और इनको भी पता है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो दे वुड टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बात उनसे हुई है एंड एवरी पर्सन आई वेंट टू, वो संविधान के बारे में बात कर रहे थे कि संविधान शुड प्रोटेक्ट अस, ऐसा लिखा है,
पुलिस को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, कोर्ट्स को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब थिंक अबाउट इट, अपने डेली लाइफ में जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात बिल्कुल नहीं करते। और मेरे जो इंटरव्यूज़ थे हिंदू लोगों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं होती थी। सो दैट इज़ व्हाट आई फाउंड दैट देयर वाज अ फीलिंग कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अस। एक तरह से ये अच्छी बात मानी जा सकती है। इसमें एक चैप्टर है परिवार, द फैमिली। जी। और द फैमिली में आपने पार्था बनर्जी से बात की है। जी। फैमिली मैटर्स दरअसल तीसरा अध्याय है और उसका पहला ही चैप्टर द फैमिली है। उसके बाद भी इसी तरह के पेरेंट्स और चिल्ड्रन को लेके बातचीत है। इस अध्याय से आप इस पर जब काम कर रहे थे तो आपकी क्या ओपिनियन है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली तो जो भी लोग होते हैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा और वो खुद अच्छे विचारों पर चले और आगे बढ़े। जी। उसमें तो कहीं हिंदू मुस्लिम कांग्रेस संघ की बात नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन आपने किताब के दौरान ये पाया कि ये चीज़ें उस लेवल पर भी, उस माइक्रो लेवल पर भी बदली हैं या प्रभावित हुई हैं। आई थिंक ये चैप्टर जो है इज़ द हार्ट ऑफ द बुक। चैप्टर 2 के एंड में मैं आपको दिखाता हूँ कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ, उस टाइम पे जब दंगे हुए थे दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में, उस वायलेंस के मैं डिटेल्स आपको थोड़े बताता हूँ। और मैं आपको इसलिए बताता हूँ, आई फोकस ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मेरे लिए भी ये एक डिस्कवरी थी। दिस बुक इज़ अ डिस्कवरी, इट इज़ माई क्यूरियोसिटी। तो वायलेंस कैसे हुआ, किसके पास वेपन्स थे, कैसे छुपे, कैसे मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया, ये सब। सो दीज थिंग्स बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें आई लुक एट द राइज ऑफ ग्रुप्स सच एज द संघ बेसिकली। चैप्टर 3 में इट इज़ अ फर्दर एक्सप्लोरेशन कि अंदर से व्हाट इज़ इट लाइक बीइंग अ मेंबर। तो पार्था बैनर्जी जो हैं वो संघ के एक मेंबर थे, वो बड़े हुए उसके अंदर, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही लेफ्ट इट। उन्होंने एक किताब लिखी थी विच वॉज अ वेरी रिवीलिंग बुक। और व्हेन आई मेट हिम 2-3 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, तो आई सॉ समबडी हु वॉज स्टिल इन सम वे, एक इमोशनल कनेक्शन था। उन्होंने छोड़ दिया था, काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था, बट आई नोटिस दैट देयर वाज एन इमोशनल कनेक्शन। और आई वाज क्यूरियस कि व्हाट इज़ इट अबाउट फैमिली कि यू फील सो कनेक्टेड टू देम कि एक तरफ से यू नो कि ये गलत भी है लेकिन यू स्टिल फील अ पार्ट ऑफ इट। जब आप बात करते हैं, आपकी नॉस्टैल्जिया जो है, जो आपके आंखों में और आपके चेहरे पर देयर इज़ अ सर्टेन लुक, तो वो मुझे दिख रहा था इसमें। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि क्या ये रिश्ता इज़ इट दैट टाइट? ये रिलेशनशिप्स जो हैं, हाउ डू दे वर्क? हाउ डू दे फील? व्हाई आर पीपल सो इमोशनल अबाउट इट? देखिए, अगर आप ऑनलाइन हैं और आप संघ के बारे में कुछ कहें, आरएसएस के बारे में कुछ कहें ऑनलाइन, यू शुड सी द रिएक्शंस। लोग कभी-कभी गाली-गलौज करते हैं, बट देयर इज़ समथिंग एल्स टू इट। देयर इज़ अ सर्टेन फीलिंग ऑफ हर्ट कि आप कैसे कह सकते हैं दिस इज़ अ सोशल बॉडी। एंड आई रियलाइज कि देयर इज़ अ डीप इमोशनल कनेक्शन। और ये चैप्टर जो है, ये सेक्शन जो है, इज़ एन एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ दैट डीप इमोशनल कनेक्शन वर्क्स। कब शुरू होता है, व्हाट डज इट टेक फॉर पीपल टू वॉक अवे फ्रॉम इट। आखिर में संघ है, इट इज़ द फैमिली। तो जब आप छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट डू यू फील लाइक व्हेन यू वॉक अवे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस?
तो ये सब इट वाज दैट काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन। आई थिंक एक बात है, इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट टू वॉक अवे फ्रॉम योर फैमिली। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। राहुल, जब आप ये किताब लिख रहे थे तो ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर इसका हिस्सा दिल्ली, कोलकाता महानगरों पे बेस्ड है। भारत जो ग्रामीण रूरल इंडिया है उसको लेके आप क्या समझते हैं? क्या वह भी आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में तो पूरा देश था? हर आदमी है, अगर हम एक इकाई हैं तो हमारा एक नंबर है, और यही नंबर अमेरिका के लिए बुरा नहीं था, हमारे लिए बुरा कैसे बन गया? जी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हमारे लिए बुरा बन गया है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। अब क्या है, लोग कंपेयर करते हैं कि ये हमारा नंबर जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह है। इसमें 2-3 क्रूशियल डिफरेंसेस हैं। एक तो आपके सोशल सिक्योरिटी में नंबर में आपके बायोमेट्रिक्स नहीं है। आपके बायोमेट्रिक्स आपका पासवर्ड बन जाता है, और अगर आपके पासवर्ड को कुछ हुआ कंप्यूटर पे, आप बदल सकते हैं। क्या आप अपने बायोमेट्रिक्स को बदल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात, भारत में हमने देखा है कि डेटा जो है इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और इसके काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो आपको कंट्रोल करना चाहिए हु हैज़ एक्सेस टू योर डेटा। आपके बारे में देखिए, आपके लाइफ में आपको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन आजकल हमारी लाइफ जो है इतनी इलेक्ट्रॉनिक है, इतनी डेटा ड्रिवन है कि आपके बारे में अगर हम आपके इंटरनेट हिस्ट्री को देखें तो कुछ पता चल जाएगा। आप घर क्या टाइम जाते हैं पता चल जाएगा। आपकी गाड़ी के क्या रूट को देखें तो कुछ पता चल जाएगा आपके बारे में। ये सब मिलाकर आपकी लाइफ के बारे में हमें कुछ पता चल जाता है, जो आपको भी मे बी पता ही नहीं हो। सो अ नंबर लाइक दिस इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। तो क्या कोई रूल्स हैं, कोई लॉज हैं अराउंड द मिसयूज ऑफ दिस नंबर? ये these are issues that this book deals with, और ये चैप्टर जो है it deals with this only. ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मेरे सामने जो है टेक्निकल डिफिकल्टीज वाला चैप्टर था, तो मुझे लगा कि ये चौथा और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं ये सवाल कर लूँ। यस, हाँ, तो अब इस पर आते हैं। यहाँ पे गांधी जी की हत्या और बीपी सिंह, आडवाणी, कोई बचा नहीं है। मतलब भारत का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वह इसमें आपने इसके शुरुआती पन्नों में लिखा है। आप यहाँ पे डिफिकल्टीज कहाँ है? कायदे से डिफिकल्टीज तो ये हमारी पावर और स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट की भी और सिटीजन्स की भी। I would say that citizens have become less powerful, not more powerful. अगर आप इफ़ यू थिंक ऑफ डेमोक्रेसी कि हर 5 साल आप जाकर बस आप वोट कर रहे हैं, तो ठीक है, यू आर एक्सरसाइजिंग योर डेमोक्रेटिक राइट, लेकिन बीच में हो क्या रहा है? डू यू हैव मोर पावर? आपके राइट्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं या वीकन हो रहे हैं? आई थिंक जब आप अपने देश के लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, या आपको sort of segregate किया जा रहा है from the law making process, then I think you're in a worse off state. टेक्नोलॉजी जो है इस देश में जिस तरह से की गई थी, मैं आपको बताऊं, 2009 या 2010 में आधार के इंट्रोडक्शन के आई थिंक थोड़ा पहले सिविल सोसाइटी के मीटिंग्स हो रहे थे यूआईडी के साथ। यूआईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के साथ, और उसमें काफ़ी सारे सोशल साइंटिस्ट्स थे एक तरफ,
दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिस्ट्स थे। मैंने किताब में लिखा है इसके बारे में। हाँ, और उसमें सोशल साइंटिस्ट्स कह रहे थे कि भाई थोड़ा स्केप्टिकल थे कि भाई देखिए, दिस इज़ द वे द नंबर कैन बी मिसयूज्ड, या अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये भी हो सकता है फ्यूचर में। व्हाट वी सॉ वाज, वो कंसर्न्स जो थे वो कंप्लीटली इग्नोर किए गए, और तब से 2016 तक केस में कोर्ट में केसेस चलते रहे वहाँ पे। तो यू कैन से इट वाज गुड, इट वाज बैड। डिफ़िकल्टीज़ का मतलब ये है दैट इन दिस केस द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का मतलब ये है, देयर वर डिफ़िकल्टीज़ कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे। इफ़ यू वेंट टू झारखंड, वहाँ पे लोग वहाँ भूखे-भूखे मर रहे थे, राशन नहीं मिल रहा था उनको। आपको तो याद होगा, बैंक से, फ़ोन कंपनीज़ से कॉल्स आ रहे थे कि अगर आप आधार लिंक नहीं करोगे, आपका अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे, या आपका नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या आप अपना टैक्स क्या कहते हैं, टैक्स फाइलिंग्स आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आधार नंबर वाज़ नीडेड एट द बॉटम। और कभी-कभी क्या होता है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी में आइडियाज़ ऐसे फैलते हैं और आपके फॉर्म में आ जाते हैं, एंड यू डोंट हैव अ चॉइस। तो इस मामले में द क्वेश्चन फॉर मी इज़ ऑलवेज़, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन राइट्स, राइटिंग अबाउट राइट्स। कैसे मतलब अपना जो जो जिसे कहते हैं इंग्लिश में एब एंड फ्लो, उनका आना, उनका जाना, उनका स्ट्रेंथन होना, उनका वीकन होना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। और इस चैप्टर में एज आई वाज राइटिंग इट, आई वाज थिंकिंग अबाउट ये हज़ार चीज़ अपने मन में बैठकर मैं ये लिख रहा था। देयर इज़ वन पार्ट ओवर हियर वेयर आई टॉक अबाउट गेटिंग एन आधार इस किताब में। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा, मतलब आई आई हेल्ड आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे आधार बिल्कुल नहीं चाहिए था। पर उस वक्त जब मुझे करना पड़ा, लास्ट मिनट पे आखिर में मैं गया वहाँ पर, मैंने अपने पेपर फेंके डेस्क पे, और अपना थंब जो है, अंगूठा जो है, ऐसे दबाया मैंने, होपिंग कि इट वुड नॉट पिक अप माई थंब प्रिंट। लेकिन आदमी जो था वहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं, प्लीज़ पिक इट अप एंड पुट इट अगेन। बस उनके लिए तो बस एक थंब प्रिंट था, लेकिन मेरे लिए अपनी आइडेंटिटी थी। हाँ, हम लोग इस किताब के शुरुआती जो पार्ट है, एक बार मैं उस पर आऊँगा क्योंकि वो पूरी किताब में वो हिस्सा है। और जब हम आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जहाँ से बात शुरू हुई थी, इस चैप्टर में भी आडवाणी जी का उल्लेख है। और शुरुआत में भी आपका कहना है कि ये उनके दिमाग की दरअसल चाहते क्या थे? मिस्टर आडवाणी के दिमाग में आइडेंटिटी को लेके क्या ख्याल थे, और वो चाहते क्या थे, और अभी जो सरकार है वह उससे कितना, क्योंकि सो मच पावर पर जब हम आते हैं तो वहां तक आने के लिए इस पर बात करना जरूरी है। आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल व्हाट इज़, लोगों के मन में क्या है। हाउएवर, इसमें, इस चैप्टर में, आई वॉज इंटरेस्टेड इन अडवानीज आइडियाज़ कि देखिए, रथ यात्रा पे वही थे वहाँ पे, ही वेंट ऑल द वे। उनके अराउंड जो थे, जो आवाज़ें आ रही थी लाउड स्पीकर से, क्राउड भी भड़क रहे थे आसपास यहाँ वहाँ। तो दिस, ऑल ऑफ दिस मीन्स समथिंग। जब मैं लोगों से बात कर रहा था उनके बारे में, मैंने बहुत कोशिश की उनसे मिलना, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। ही इज़ गेटिंग हिज रेस्ट राइट नाउ। बहुत जब मैंने लोगों से बात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। उस वक्त क्या हुआ कि ये हाईजैकिंग हुई थी, कारगिल हुआ था, एंड ही फेल्ट कि इंडिया नीडेड टू स्ट्रेंथन इट्स बॉर्डर्स। और उनके मन में आया कि वी शुड हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अब वो एक विजनरी नहीं थे, दिस इज, हम में से देयर आर वेरी फ्यू विजनरीज, ही वाज नॉट दैट विजनरी। उस वक्त बाहर इंटरनेशनली आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का वो आइडियाज़ ऐसे फैल रहे थे। ईस्टर्न यूरोप में थे, वेस्टर्न यूरोप में थे, अमेरिका में, पाकिस्तान में। इनफैक्ट पाकिस्तान आई थिंक हैड एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड बिफोर इंडिया। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि अडवाणी जी लुक्ड एट सोशल सिक्योरिटी नंबर, उन्होंने पाकिस्तान के आइडेंटिफिकेशन नंबर को देखा,
और उन्होंने कहा व्हाई कांट वी हैव समथिंग लाइक दिस, बट एट द सेम टाइम उनके जो ही वाज टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स, और इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब क्या, यू कैन गेस व्हाट इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स। वो असम में जाकर दे वर टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स, तो फिर मैंने लोगों से बात की असम में कि व्हाट डज इन्फिल्ट्रेटर्स मीन। तो आई मेड श्योर कि बिफोर आई राइट डाउन द वर्ड अपने किताब में, आई शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स का कहते हैं, व्हाट डज ही मीन बाय इन्फिल्ट्रेटर्स, आपको क्या लगता है। तो जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स मुस्लिम्स ओनली। तो फिर मैंने जो आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो वो डिज़ाइन कर रहे थे उस वक्त अडवाणी जी के लिए, मैंने उनसे भी पूछा व्हाट डू यू थिंक ही मेंट बाय इन्फिल्ट्रेटर्स। तो एक दो जन ने मुझसे कहा कि भाई मतलब बांग्लादेश से जो आ रहे हैं। तो मैंने कहा डज ही मीन इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो, मैंने सीधे सीधे पूछा, और उन्होंने कहा हाँ उसका ये भी मतलब है। सो इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट कि लोगों के मुंह से वो शब्द नहीं निकलता है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोट, बट एवरीबडी अराउंड देम अंडरस्टैंड्स कि इसका मतलब ये है। एवरीबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन when they are designing something or they are doing something, but they keep doing it। जो प्रोजेक्ट जी आइडिया के लेवल पर जी आडवाणी जी ने, चाहे जैसे भी जिसके भी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पाकिस्तान के चलते या बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते, जी चाहे वो मुस्लिमों के प्रति चलते, बंटवारे में उनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी, बंटवारे के बाद आए थे। जी हो सकता है कि वैसी स्थितियां रही हों, दुनिया देख रहे हों, टेक्नोलॉजी से भी थे। बहुत बार हम लोग अखबारों में पढ़ते थे उस दौरान कि जब वो हवाई जहाज़ में भी होते थे तो वो सबसे उन शुरुआती राजनेताओं में थे जो आईपैड वगैरह का इस्तेमाल सबसे पहले करना शुरू किए। वो वीडियो गेम भी सबसे पहले खेलना शुरू किए थे खाली समय में, जहाज़ में भी, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये खबरें हम लोगों को पता है। तो टेक से भी थे, जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया। और आज जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कितनी कामयाबी मिली सोसाइटी के लेवल पर। भले ही आप कह सकते हो, यही किताब जो बताती है कि एक वर्ग जो है वह निश्चित रूप से बुरी तरह से उससे विक्टिम हुआ है, प्रभावित हुआ है, और दूसरा वर्ग जो है वो भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है। एक ये इस किताब की जो केस स्टडीज़ हैं और जितनी भी चीज़ें आपने रखी हैं, इसकी सबसे बड़ा मैं जो पॉइंट पाता हूँ वो ये है कि जब किताब को कोई ध्यान से पढ़ेगा और वो सेंसिबल होगा, सोचता रहेगा, तो उसके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू के रूप में किसी की पहचान कर लेते हैं तो वो बहुत मजबूत हो गया है। उसके अंदर अगर नफ़रत आई है, या उसके अंदर घृणा आई है, या उसके अंदर एक गर्वबोध थोथा जिसको मैं कहूँगा आया है, तो उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो वो बिंदु तो सामने आ सकते हैं किताब को पढ़ते हुए। लेकिन आप क्या पाते हैं कि जो प्रोजेक्ट उस समय शुरू किया गया था उसको कितनी मजबूती अभी मिली है? स्टेट तो ठीक है ताकतवर हुआ है, आपकी किताब कह भी रही है, हम लोगों की अभी की बातचीत से भी ये क्लियर हुआ है कि स्टेट ज़्यादा पावरफुल हुआ है। जो सिटीजन राइट्स सबके गए, ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के गए, सबके गए हैं, सबके गए हैं जी। तो आप इसका फ्यूचर क्या पाते हैं? क्योंकि इन एजुकेशन जब हम आते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी बुक का पर्पस भी यही है कि एक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री लोगों के सामने रख के, जिससे वो दो चार हो रहे हैं, हो सकता है कि शायद उस रूप में वो नहीं समझ पा रहे हों जिस रूप में चीज़ें घट रही थी उनके सामने। जी, मेरा इंटरेस्ट जो है इस टू सी कि जो हमारे जो भी हम देख रहे हैं अपने देश में, वी आर एबल टू राइट अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इससे क्या होता है कि हमारे फैक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अ फैक्ट इज़ नथिंग बट अ शेयर्ड रियलिटी। कि यू एंड आई एग्री कि ये फैक्ट है तो ये फैक्ट बनेगा।
if you are not able to say these things and you are not able to do these things, तो फिर कोई और आकर कहेगा कि भाई ये सच्चाई है, and you'll say हाँ हाँ यही सच्चाई है, because you have no basis for it. तो इसमें especially in the end I explore कि हो क्या रहा है with regards to the future. हो क्या सकता है. एक आदमी है यहाँ पे, I speak to him, उनके ही विचार हैं about history, about future, about his own place in it. और वो कहते हैं मुझसे कि मेरे बच्चे जो हैं will get into the courts one day, एक दिन हाई कोर्ट में जाएंगे, उनकी एंट्री करवा देंगे वहाँ पे. एंड इट्स एम्बिशियस, मतलब उनके भी ख्वाब हैं, बट आई थॉट कि इनकी सोच जो है अलग है. एंड व्हेन दोज चिल्ड्रन गो टू कोर्ट, व्हाट विल इट मीन. तो आई थिंक दिस वाज अ वे फॉर मी ऑल्सो टू सी, फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये जो है, जो भी देश में बदलाव आया है, वो 10 साल में नहीं आया है. इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू हैपन एंड इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट यू मस्ट नो व्हाट आर यू डीलिंग विथ in terms of identity, in terms of your history. If you don't know, how will you deal with it? That is what I am trying to deal with. सॉल्यूशन आप नहीं दे रहे हैं. बिल्कुल नहीं सर, हम रिपोर्टर हैं. हमारा काम है चीज़ों को रखना है. ये किताब हिंदी में आएगी क्या? आई होप सो. वेस्टलैंड ने हार्डबाउंड संस्करण इसका निकाला है, द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, द अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी. 899 रुपये इस किताब का दाम है. बहुत सारी तारीफ़ें राहुल को मिल चुकी हैं इस किताब के लिए. और मैं चाहूँगा कि अगर आप वर्तमान भारत को समझना चाहते हैं, भारत की राजनीतिक गतिविधियों को समझना चाहते हैं, बतौर नागरिक अपने अधिकारों को समझना चाहते हैं, यह समझना चाहते हैं कि एक समुदाय के रूप में, एक समाज के रूप में आपको किस तरह से रहना चाहिए, या आपके समक्ष क्या क्या मुश्किलें खड़ी हुई हैं, तो केवल बातें नहीं हैं, लोग हैं, जीवंत चरित्र हैं जिनकी बात अभी राहुल ने कही कि चूँकि किताब में आ चुके हैं तो मैं उनको कैरेक्टर कहूँगा. तो इस किताब का हर पात्र जिंदा व्यक्ति है. वह हमारे और आपकी ही तरह से, आप जब ये सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो उसी तरह से उसकी भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं. उसको भी रोटी चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी नौकरी चाहिए, उसको भी रोज़गार चाहिए, और वो भी भविष्य के सपने देखता है. लेकिन वह आज कहाँ खड़ा है, ये हमको, आपको और भारत के हर नागरिक को ज़रूर जानना चाहिए. और यही इस किताब की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि ताकत है. बहुत बहुत बधाई आपको एक ऐसी किताब लिखने के लिए, जिससे मुझे लगता है कि आज के समय में कोई बहुत जिसके अंदर हिम्मत हो, वही इन बातों को दर्ज कर सकता है. थैंक यू सर. थैंक यू. मैं अगले सप्ताह फिर मिलूँगा किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, ऐसी ही किसी किताब पर जो आपको जागरूक करे, आपको कुछ बताए. पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे लेखकों को सुनते रहें, उनकी बातें सुनते रहें, उनके बारे में जानते रहें. धन्यवाद.